हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 10th के साइंस के 5वें चैप्टर जीवन की प्रक्रियाएं, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, परंतु यह चैप्टर काफी बड़ा है, तो इसके हम 2 या 3 सेट क्वेश्चंस के सॉल्व करेंगे ताकि आपको पेपर में काफी हेल्प मिले। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है, आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? तो जब भी हम भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारे आहार नाल की आंतरिक दीवारों में सिकुड़ने और फैलने की गति प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण भोजन आहार नाल में आगे बढ़ता है। तो इस गति को क्या कहा जाता है? पाचन, क्रमाकुंचन, परिसंचरण या फिर अवशोषण। इस गति को हम कहते हैं क्रमाकुंचन। इंग्लिश में इसका नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक गति या फिर मूवमेंट। तो इसके दोनों नाम याद रखेंगे, एक क्रमाकुंचन और दूसरा पेरिस्टाल्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लार ग्रंथियों की हमें संख्या बतानी है, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या फिर 5 जोड़ी। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। सही जवाब है ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृमि रूपी परिशेषिका यह किसका भाग है? छोटी आंत, आग्नेयाशय, बड़ी आंत या फिर ग्रास नली। तो जब भी हम छोटी आंत और बड़ी आंत की संरचना बनाते हैं तो हम कुछ इस प्रकार की संरचना बनाते हैं। इसमें कुछ ये एक इस प्रकार की पतली सी नली निकली रहती है और ये है हमारा बड़ी आंत की संरचना, और इसके अंदर छोटी आंत बहुत ही संकुचित अवस्था में पाई जाती है। तो बड़ी आंत से ये जो संरचना निकली हुई है, इस संरचना को हम कहते हैं कृमि रूप परिशेषिका। तो कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग है? तो हमारा आंसर होगा बड़ी आंत का भाग है। बड़ी आंत में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रास नली पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना क्या कहलाती है? ग्रास नली पर एक रचना पाई जाती है जो भोजन करते समय वायु नली को बंद कर देती है और सांस लेते समय भोजन नली को बंद कर देती है। इस रचना को क्या कहते हैं? एपोफेरिंक्स, एपिग्लॉटिस, एल्वियोलाई, श्लेष्मावरण। तो इस ढक्कन या फिर हम कह लें इस परत का नाम है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ग्रास नली का वह भाग है जो भोजन और श्वास, भोजन नली और वायु नली दोनों को नियंत्रित करता है। इसका कार्य है भोजन करते समय श्वास नली को बंद कर देना और श्वास लेते समय भोजन नली को बंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के एक जबड़े में कितने चवर्णक दांत होते हैं? तो मनुष्य में 4 तरह के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कृंतक की संख्या प्रत्येक जबड़े में होती है 4, रदनक की संख्या होती है 2, अग्र चवर्णक की संख्या होती है 4 और चवर्णक की संख्या होती है 6। ये सब मिलके हो जाएंगे टोटल 16 दांत। तो एक जबड़े में 16 दांत और दूसरे जबड़े में 16, 16, 16 हो जाएंगे 32 दांत। तो कृंतक की संख्या 4, रत्नक की संख्या 2, अग्र चवर्णक की 4 और चवर्णक की 6। इसको आप याद कर सकते हैं 4246 नंबर से। 4246, ये 4 है कृंतक, ये रत्नक, ये अग्र चवर्णक और ये चवर्णक। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा, मनुष्य के एक जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या 6 होती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किण्वन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? किण्वन के लिए कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? किण्वन होता है अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन जब ईस्ट में होता है तो इस प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। तो किण्वन का मतलब अनॉक्सी श्वसन।
अनॉक्सी श्वसन ऐसा श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और अनॉक्सी श्वसन होता है ईस्ट में। अनॉक्सी श्वसन जो ईस्ट में होता है उस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। अब हमें देखना है कि किण्वन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। किण्वन के लिए ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो ये सही है, क्योंकि अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित या बहुत कम होता है। यह प्रक्रिया ईस्ट में होती है, ये भी सत्य है। इस प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल CO2 तथा एथेनॉल में बदल जाता है, ये बात भी सही है। किण्वन की प्रक्रिया में CO2 और एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है, तो यह पॉइंट सही नहीं है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बल्कि कोशिका द्रव्य में ईस्ट में होगी। तो ये हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि हमें गलत कथन बताना है। ये कथन गलत है और हमें गलत कथन ही बताना है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन घ। बाकी ये तीनों कथन सही है, लेकिन हमें वह कथन का चुनाव करना है जो असत्य है, तो असत्य कथन है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कूपिका या वायु कोष्ठिका पाई जाती है। कूपिका या वायु कोष्ठिका कहाँ पाई जाती है, तो इसे हम चित्र से समझते हैं। ये मान लेते हैं वायु नली है। वायु नली आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है। ये पहला फेफड़ा और ये दूसरा फेफड़ा। अब वायु नली दो भागों में बढ़ गई है, इन दोनों भागों को हम श्वसनी कहते हैं। अब श्वसनी अंदर जाके बहुत भागों में बढ़ जाएगी, इन भागों को हम श्वसनिका कहेंगे। अब श्वसनिका के अंत में गोल गोल रचना पाई जाती है, इस रचना को कहा जाता है वायु कोप या फिर कोपिका। इसी को अलविलाई भी कहते हैं, अलविलाई। तो कोपिका कहाँ पाई जाती है, तो ये फेफड़े में पाई जाती है। ये फेफड़ा है, ये बायां फेफड़ा और वो दायां फेफड़ा। फेफड़े के अंदर कोपिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर अंतःद्रव्यी जालिका में। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में होता क्या है, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। जब ग्लूकोज बदल जाता है पायरुविक अम्ल में या फिर पायरुवेट में, पायरुविक अम्ल में, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा कोशिका द्रव्य। अब पायरुविक अम्ल बदल जाएगा ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल बदल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और हमें ऊर्जा मिलेगी एटीपी के रूप में। ये प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा उत्पन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में और ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया अर्थात पायरुविक अम्ल बनता है कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में क्या बनता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, विटामिन या फिर प्रोटीन। तो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने अणुओं का लाभ होता है? अर्थात ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी हमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है? तो ग्लाइकोलिसिस अर्थात ग्लाइकोलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदलता है और इस प्रक्रिया के अंत में हमें 2 एटीपी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा 2 एटीपी। लेकिन यही अगर ऑक्सीश्वसन की बात हो, ऑक्सीश्वसन होता है तो ग्लाइकोलिसिस के अंतर्गत हमें 38 एटीपी प्राप्त होता है। अनऑक्सीश्वसन में 2 एटीपी और ऑक्सीश्वसन में 38 एटीपी। तो दोनों पॉइंट याद रखेंगे, अनऑक्सीश्वसन में 2 एटीपी और ऑक्सीश्वसन में 38 एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है? ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम ज से शुरू होता है और जल भी ज से शुरू होता है। ज और ज से आप याद कर सकते हैं जाइलम का कार्य है जल का परिवहन और साथ ही साथ खनिज लवण का परिवहन। जल और खनिज लवण का परिवहन करता है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का परिवहन कौन करता है? तो फिर से बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन आ गया। जल और खनिज लवण का परिवहन कौन करता है? तो जा और जाइलम, दोनों जा से याद रखेंगे। जल का परिवहन करता है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादपों में जल के परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? फ्लोएम, जाइलम, पिथ या फिर स्टोमेटा? तो ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। जल उत्तरदायी होता है, जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है जाइलम। दोनों जा से हैं, बस आपको यही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम का कार्य फिर से आ गया है। जाइलम किस लिए उत्तरदायी होता है? जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन? तो जाइलम उत्तरदायी होता है जल के परिवहन के लिए। तो ये हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम भोजन को परिवहन करता है और जाइलम जल को। तो फ्लोएम किसका परिवहन करता है? भोजन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फ्लोएम भोजन का परिवहन किस रूप में करता है? किस रूप में भोजन को फ्लोएम लेकर जाता है? फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण करता है सुक्रोज के रूप में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन का। फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो जल का स्थानांतरण जाइलम करता है। अब भोजन के स्थानांतरण की बात आएगी तो दूसरा नाम है फ्लोएम। भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम और जल का स्थानांतरण जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्सन और जॉली किससे संबंधित हैं? अर्थात डिक्सन और जॉली ने कौन सा सिद्धांत दिया था? रसारोहण, परासरण, अवशोषण या फिर विसरण? तो इनमें से डिक्सन और जॉली ने सिद्धांत दिया था रसारोहण का। इस सिद्धांत में डिक्सन और जॉली ने बताया कि जब पत्तियों में तेजी से वातपोत्सर्जन होता है तो पत्तियों की कोशिकाओं में परासरणी सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे पत्तियों को पानी की आपूर्ति के लिए जाइलम पर दबाव बनाना पड़ता है। पत्ती, तने और जड़ की जाइलम भौतिक रूप से जुड़ी होती हैं, इसलिए पत्ती की कोशिकाओं को पानी की कमी को पूरा करने के लिए जड़ों से पानी का अवशोषण तेज हो जाता है। तो ये जड़ों से जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है, ये याद रखेंगे। तो रसारोहण का मतलब जड़ों से, ये मान लेते हैं जड़ है, तो जड़ों से जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत को डिक्सन और जॉली ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 140/90, 140/100, 120/80 या फिर 180/85? स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है 120/80। रक्तदाब को हम HG में मापते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? 4, 2, 6 या फिर 8? तो मनुष्य का हृदय, मान लेते हैं ये मनुष्य का हृदय है, तो इसमें 4 भाग होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। इस तरफ वाले भाग को कहा जाता है अलिंद, ये है बायां अलिंद और ये है दायां अलिंद। नीचे वाला भाग कहलाएगा निलय, ये बायां निलय और ये दायां निलय। तो हृदय के ये 4 भाग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हृदय में कुल 4 भाग होते हैं, बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में शुद्ध रक्त कहाँ से आता है? या फेफड़ों में शुद्ध रक्त किस भाग में आता है? तो फेफड़ों में शुद्ध रक्त क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। फेफड़ों में शुद्ध रक्त नहीं जाता है, बल्कि फेफड़ों में अशुद्ध रक्त जाता है और वहां से रक्त शुद्ध होके आता है। तो फेफड़ों में रक्त शुद्ध होने के लिए जाता है बाएं निलय से। बाएं निलय, अगर ये हमारा हार्ट है तो ये है हमारा बायां भाग
और ये है दायां। ये है अलिंद और ये है निलय। ये है अलिंद और ये है निलय। तो इस प्रकार से चार भाग हैं। सबसे पहले रक्त आता है बाएं अलिंद में, फिर बाएं निलय में जाता है। बाएं निलय से ये रक्त चला जाता है फेफड़े में। फेफड़े में ये रक्त शुद्ध होने के बाद आता है दाहिने अलिंद में। दाहिने अलिंद से दाहिने निलय में आता है और दाहिने निलय से ये चला जाता है बॉडी में। तो फेफड़े में रक्त शुद्ध होने के लिए जाता है बाएं निलय से और शुद्ध होने के बाद रक्त आता है दाहिने अलिंद में। तो जाता है बाएं निलय से और वापस आता है दाहिने अलिंद में। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। तो ये था साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट किया करें ताकि हम उसे और क्लियर करने की कोशिश करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।